Hello students, welcome back. I am CA Pramod Pattipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. हम इंडिया 103 पढ़ रहे हैं, राइट। लास्ट दो लेक्चर्स है, यूट्यूब में अपलोडेड हुआ है, जाके देख लेना। लास्ट दो लेक्चर में क्या क्या था, याद है क्या? बताओ। भूमिका और देविका, बताओ। लास्ट दो लेक्चर में जो पढ़ा था वो याद है? जल्दी जल्दी ब्रीफ में बता दो क्या क्या पढ़ा था। स्टार्ट हमने किया था किससे? ठीक है, स्टार्टिंग बिजनेस। छोड़ दो। स्टार्टिंग छोड़ दो, मेन पॉइंट जो है ना, मेन पॉइंट हमने जो किया था, मेन पॉइंट हमने ये किया था कि अगर इनकेस समझो हमारे पास कंट्रोल आता है, कंट्रोल का पहले बिजनेस का करते हैं। बिजनेस, अब बिजनेस के लिए क्या तीन एलिमेंट इंपॉर्टेंट है बताओ। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट यानी क्या? अपना टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स यानी क्या? मेजरली जो बिजनेस में यूज करते हैं। प्रोसेस यानी क्या? प्रोसेस इज डिफाइंड प्रोसेस, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑपरेशनल प्रोसेस, जो भी है ना प्रोसेस, वो प्रोसेस इनपुट के ऊपर लगाएंगे तो फिर मुझे क्या जनरेट होगा? आउटपुट जनरेट होगा। क्या आउटपुट इंपॉर्टेंट है फॉर क्लासिफाइंग बिजनेस, क्लासिफाइंग द एक्टिविटीज एज अ बिजनेस? बोलो। मैंडेटरी यस है सर। क्या बिजनेस, सॉरी आउटपुट, वेदर आउटपुट इज नो। मैंडेटरी? नहीं। सो फॉर दैट नहीं विल सर। विल डू फर्दर असेसमेंट कि आउटपुट एग्जिस्ट करता है या नहीं है, राइट। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम? सब्सटेंटिव प्रोसेस है कि देखेंगे कि वेदर दैट आउटपुट विल जनरेट इन फ्यूचर एज वेल, बरोबर, ये देखेंगे। अदरवाइज क्या देखेंगे? अगर आउटपुट जनरेट करता है तो सबसे पहले सब्सटेंटिव प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद उसके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है कि नहीं वो देखेंगे, और इनपुट साथ साथ में इनपुट भी होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, अगर मेरे पास जो मेरा प्रोसेस है वो यूनिक है और नॉन रिप्लेसेबल है, तो फिर उस केस में मेरा एम्प्लॉयज का एक एग्जाम्पशन, यानी एम्प्लॉयज ना हो तो भी हम बिजनेस क्लासिफाई कर देंगे दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज, राइट। अगर आउटपुट है, आउटपुट नहीं है, सॉरी आउटपुट है तो देख लिया, आउटपुट नहीं है तो फिर उस केस में क्या क्या देखेंगे? सब्सटैंटिव प्रोसेस है क्या हमारे पास? सब्सटैंटिव प्रोसेस है क्या, वो चेक करेंगे। देन इनपुट्स है क्या, वो चेक करेंगे। ये दोनों है, ये दोनों है। अलोंग विद दैट एम्प्लॉयज भी होना चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज। ये तीनों है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? उसको बिजनेस क्लासिफाई करेंगे। इसमें से कोई भी एक चीज मिस हुआ, हम उसको एज अ असेट एक्विजिशन मानेंगे। असेट एक्विजिशन के केस में हम क्या देखते हैं? असेट एक्विजिशन के केस में गुडविल और बार्गेन परचेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। और जो भी पीसी रहेगा, पीसी नहीं, क्या जो भी अमाउंट पे करेंगे वो क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स में हम प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेट कर लेंगे। बाइफरकेट यानी अपॉर्शन करेंगे। चलो, आगे देखा था हमने, उसके बाद कंट्रोल, राइट। उसके बाद कंट्रोल ही देखा था ना। उसके बाद देखा था हमने कंट्रोल। कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन में, नॉर्मली बिजनेस कॉम्बिनेशन में तीन मेथड है। एक है नेट एसेट, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्विजिशन मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्विजिशन मेथड। दूसरा कौन सा है? सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। एंड थर्ड जो है ना, स्पेशल केसेस देखने वाले। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले नेट असेट्स के केस में हमने देखा था कि सामने वाला जो है ना, सामने वाले का जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज पूरा का पूरा एक्वायरर क्या कर लेगा? परचेस कर लेगा। तो उस केस में ये जो नेट असेट्स जब एक्वायर कर लेगा, जो एक्वायरी कंपनी है वो क्या होता है? बंद हो जाता है, और अपना एक्वायरर जो है ना, ईयर ऑन ईयर नॉर्मल एसएफएस बनाते रहेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट में क्या करेंगे हम? सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट में सामने वाले की कंपनी का शेयर कैपिटल में 51% या ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा परसेंट क्या करता है? परचेस कर लेता है। तो फिर उसके इसमें होल्डिंग एंड सब्सिडरी या पेरेंट एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट, मतलब एस्टेब्लिश हो जाता है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। जब भी हम कंट्रोल हम क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे। कंट्रोल कंप्यूट करना इन द सेंस, जो भी 51% जो है ना पावर, उस टाइम में हम क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, राइट, एग्जिस्टिंग शेयर्स है अलोंग विद दैट पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, वो भी कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रोल, राइट। उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था। फिर उसके बाद हमने आया बिजनेस कॉम्बिनेशन थ्रू एक्विजिशन मेथड, यानी क्या? नेट एसेट मेथड, राइट। नेट एसेट मेथड, इसमें हमने देखा था 6 स्टेप्स। क्या क्या 6 स्टेप्स से याद है? बताओ, 6 स्टेप्स कौन से थे? सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। बिजनेस कॉम्बिनेशन देख लिया, यानी जो भी बिजनेस को हम एक्वायर कर रहे हैं, तो फिर उस केस में उसका डेफिनेशन, वो भी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीनों चेक करेंगे। ये तीनों है तो बिजनेस रहेगा, वो उसको बोलेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले एक्वायरर को। सेकेंड स्टेप, एक्विजिशन डेट को डिटरमाइन करेंगे, यानी क्या? किस डेट पे मेरा एक्विजिशन हो रहा है। सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन,
कंप्यूट करेंगे, ये ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्या रहेगा, रिकग्नाइज एंड मेजर द आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद गुडविल एंड बार्गेन परचेज कंप्यूट करूंगा। उसके बाद जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स है, जो भी स्पेशल एडजस्टमेंट है, यानी क्या एक्विजिशन डेट में बहुत सारे स्पेशल एडजस्टमेंट हो गए, यानी जैसे समझो फॉर एग्जांपल हेल्ड फॉर सेल करके एक इंडेक्स है, दैट इज 105। हेल्ड फॉर सेल इन द सेंस मेरा जो टेंजिबल असेट है, टेंजिबल यानी फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट को मैं हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहा था एक्वायरी। अब क्या कर रहा है, उस एक्वायरी को एक्वायरर एक्वायर कर रहा है, तो फिर उस केस में उसका अकाउंटिंग कैसा होना है, वो पूरा हम स्पेशल एडजस्टमेंट दे दिए हैं। तो हमने स्टार्ट किया था बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो हो गया था एक्वायरर को आइडेंटिफाई करने में। उसमें क्या क्या देखा था, सबसे पहले बताओ, अगर जो है ना परचेस कंसिडरेशन कैश में सेटल हो रहा है, तो फिर उस केस में कौन रहेगा, एक्वायरर। अगर मेरा पीसी इज सेटल्ड इन कैश, तो फिर उस केस में कौन रहेगा एक्वायरर, बोलो। बोलो, कुछ तो बोलो। Person याद who नहीं है। pays cash. वेरी गुड, पर्सन हु पेज कैश, ठीक है। अगर समझो, अगर अदर असेट्स दे रहा है, कोई भी काइंड पे सेटल हो रहा है, काइंड इन द सेंस लैंड प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे केस में, तो फिर उस केस में कौन रहेगा एक्वायरर, जो काइंड में दे रहा है, दैट इज लैंड। एंड सिमिलर केस विद गोज विद इनकरिंग लाइबिलिटी एज वेल, यानी क्या, द पर्सन हु इज इनकरिंग लाइबिलिटी विल बी द एंटिटी, पर्सन है द एंटिटी इनकरिंग लाइबिलिटी विल बी द एक्वायरर, राइट। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स में देखा था। अब इक्विटी शेयर्स केस में बताओ कौन एक्वायरर रहेगा, एक्वायरर कौन रहेगा। नॉर्मल केस में कौन रहेगा, जो एंटिटी इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, राइट। अगर समझो यहाँ पे एक्सेप्शनल भी है एक, एक्सेप्शनल क्या है, छोटा कंपनी बड़ा कंपनी को एक्वायर कर रहा है, छोटा कंपनी बड़ा कंपनी को एक्वायर कर रहा है। एग्जांपल भी देखा था हमने कि एक एंटिटी है पीपी लिमिटेड, वो ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, पीपी लिमिटेड का जो शेयर है 15,000 एंड ए लिमिटेड का 10,000 शेयर है, राइट। तो फिर यहाँ पे देखो तो पीपी लिमिटेड के पास शेयर्स कितना है, 10,000, बट वो इशू कितना कर रहा है, सामने वाला एंटिटी को 15,000 शेयर्स इशू कर रहा है। तो पोस्ट एक्विजिशन यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ए लिमिटेड के पास 60% राइट होगा एंड पीपी लिमिटेड के पास 40%, राइट। बल्कि यहाँ पे पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम सिंपली रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन का डिटेल अकाउंटिंग हम देखेंगे आगे, इसको बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। तो इस केस में ए लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एक्वायरर, पीपी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज लीगल एक्वायरर, ठीक है। और इन डेस 103 किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, अकाउंटिंग एक्वायरर, दैट इज ए लिमिटेड के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक हमने शायद से लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। यहाँ तक याद आ गया सब कुछ, बताओ। Yes, sir. पक्का, कोई डाउट है इसमें अब तक जो भी किया था हमने। No, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज इक्विटी शेयर्स का वो देख लिया। समझो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं एक और एग्जांपल। यहाँ पे ए लिमिटेड है और पीपी लिमिटेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है या ए लिमिटेड पीपी लिमिटेड को, दोनों मर्ज हो रहा है। यानी क्या, यहाँ पे मर्ज हो रहा है टू एक एंटिटी, अनदर एंटिटी, दैट इज पी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड है, पी लिमिटेड है, इन दोनों जो है ना एक एंटिटी मर्ज हो रहे पीपी लिमिटेड, पी ए लिमिटेड, सॉरी। तो यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन जो है ना, पोस्ट एक्विजिशन जो पावर होगा, वो क्या क्या रहेगा, पी पीपी लिमिटेड को 60% वोटिंग पावर होगा एंड ए लिमिटेड के पास 40% वोटिंग पावर होगा, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली ए लिमिटेड और पी लिमिटेड दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो मर्ज हो गए। अब यहाँ पे डिटरमाइन करना है एक्वायरर कौन है, तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लगेगा, एक्वायरर कौन है, व्हाट यू फील। PP Limited. पीपी लिमिटेड, क्यों, क्योंकि इसके पास मोर पावर है, जिसके पास मोर पावर होगा ऑफ वोटिंग, दैट पर्सन दैट एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर, ठीक है। तो इंड एस 103 किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, इंड एस 103 विल बी अप्लीकेबल ऑन पीपी लिमिटेड एंड ही विल बी द अकाउंटिंग एक्वायरर, ठीक है, सिंपल। समझो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, डी लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। ये तीनों मिलके क्या है ना, तीनों मिलके एक एंटिटी बना रहे हैं, पीडीबी लिमिटेड,
ठीक है, पीडीपी लिमिटेड यहाँ पे कंपनी बना रहा है। पी लिमिटेड के पास समझो 40,000 शेयर्स है, डी लिमिटेड के पास कितना है, 30,000 शेयर्स है, और बी लिमिटेड के पास 30,000 शेयर्स है। ठीक है, तो फिर टोटल शेयर कैपिटल कितना हुआ इसका, टोटल शेयर्स कितना हुआ, 1 लाख। टोटल शेयर्स है 1 लाख, उसमें से 40,000 जो है ना पीपी लिमिटेड के पास है, डी के पास 30 है एंड बी के पास 30 है। तो बताओ यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, एक्वायरर कौन रहेगा। तो वही सिंपल लॉजिक लगाएंगे हम। व्हाट डू यू फील, बताओ। PP Limited. पीपी लिमिटेड, सिंपल। क्यों, क्योंकि पीपी लिमिटेड हैज मोर पावर इन पीडीपी लिमिटेड। तो फिर यहाँ पे इंड एस 103 विल बी अप्लीकेबल ऑन, इंड एस 103 will be applicable on PP Limited. क्यों, as PP Limited is holding majority of minority interest। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, समझो मेरे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट कंपनीज हैं, राइट। तीन डिफरेंट कंपनीज है। तो कभी नॉर्मली जब सुने होगे इंटर में अमालगमेशन में, तो अमालगमेशन में क्या होता है, जब होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी होगा, राइट, पेरेंट कंपनी होगा कोई भी कंपनी में, समझो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, पीपी लिमिटेड है, 10,000 शेयर, पीपी ना को अभी ए लिमिटेड लेते हैं। ए लिमिटेड है, 10,000 शेयर्स है, राइट, 10,000 शेयर्स है। और बी लिमिटेड इसमें से हो बोल कितना है, बी लिमिटेड होल्ड्स मेजोरिटी 60,000 एंड ए लिमिटेड होल्ड्स, सी लिमिटेड होल्ड्स कितना, 40,000। तो यहाँ पे पावर किसका है, बी लिमिटेड। इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और इसको हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कोई भी एंटिटी ऐसा नहीं है जो 50% और मोर होल्ड कर रहा है, राइट। 50% और मोर होल्ड करेगा तो फिर वो एंटिटी विल बी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसका पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटिटी 50% या मोर से होल्ड नहीं कर रहा है, तो फिर तीनों भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में है। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे हाईएस्ट जो ये होल्ड कर रहा है, हाईएस्ट जो होल्ड कर रहा है उसके ऊपर इंड एस 103 लगेगा। ठीक है, समझा। Yes, sir. हम्म, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो पी लिमिटेड है, फिर डी लिमिटेड है, और पी लिमिटेड है। सेम, कौन सा कंपनी, पीडीबी लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो मैं, तीनों के पास इक्वल वोटिंग पावर है, तीनों के पास 10,000 शेयर्स, सबके पास इक्वल इक्वल वोटिंग पावर है। तो बताओ यहाँ पे एक्वायरर कौन हो सकता है, व्हाट डू यू फील। तीनों। तीनों हो सकता है। देखो इंड एस 103 एक ही के ऊपर लगेगा, एक एंटिटी के ऊपर लगेगा, इंड एस 103 दैट इज एक्वायरर। अब यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा मुझे एक्वायरर कौन है। तो एक्वायरर वो होगा, समझो यहाँ पे इसका बोर्ड भी इलेक्ट होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने में जिसका ज्यादा पावर है, यानी क्या समझो पीपी लिमिटेड को ज्यादा पावर है, ठीक है, या फिर बी लिमिटेड को ज्यादा पावर है, राइट। किसको, जिसको जिसको जो भी एंटिटी के पास ज्यादा पावर है टू अपॉइंट दी बोर्ड, अपॉइंट दी बोर्ड, वो एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर एंड उसके ऊपर इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा। समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 लोग इलेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें से 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से समझो यहाँ पे बी लिमिटेड जो है ना, बी लिमिटेड 3 को अपॉइंट कर रहा है, डी लिमिटेड जो है ना वो 1 को अपॉइंट कर रहा है, एंड पी लिमिटेड 1 को अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है मुझे, राइट। बी लिमिटेड जो है वो 3 को अपॉइंट कर रहा है, डी लिमिटेड 1 एंड पी लिमिटेड 1। तो यहाँ पे ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन, बी लिमिटेड अपॉइंट कर रहा है ना, एंड ही हैज द कंट्रोल ओवर द बोर्ड, राइट। अल्टीमेटली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उन लोग ही क्या करेंगे, मेरे बिजनेस को चलाएंगे, राइट। ये जो पीबी
पीडीबी लिमिटेड है ना, इसको कौन चलाने वाला है? बी बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे ना मेरे बिजनेस को। तो यहाँ पे जिसके पास जो बोर्ड को कंट्रोल करने का अथॉरिटी है, वही क्या करेगा, वही मेरा एक्वायरर रहेगा, एंड इंड एस 103 उसी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो फिर यहाँ पे बी लिमिटेड ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहा है, और जो भी डिसीजन है वो किसके बेसिस में होगा? बी लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अप्रूव करेंगे तो ही होएंगे। तो उसके लिए जो भी एक्वायरर है वो मानेंगे बी लिमिटेड, दैट इज अकाउंटिंग एक्वायरर। हाँ, अकाउंटिंग एक्वायरर will be B Limited, and Ind AS 103 will be applicable on B Limited। ठीक है, समझा? Yes, sir. हम्म, चलो आ जाओ, दो केस जो बचा था वो देख लेते हैं हम। देखो तो, इफ टू और मोर एंटिटीज combines या बिजनेस बाय फॉर्मिंग न्यू कंपनी, मतलब यानी दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ में आ रहे बिजनेस करने, देन अकाउंटिंग एक्वायरर will be the entity which will have the control in the new business. It can also be said that new company will be taken as a legal acquirer। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो पीपी लिमिटेड है और ए लिमिटेड है, राइट? ए लिमिटेड के पास ज्यादा पावर है, तो ए लिमिटेड विल बी अकाउंटिंग एक्वायरर। ठीक है, लेकिन लीगल एक्वायरर कौन होगा? पीए लिमिटेड विल बी लीगल एक्वायरर। सिंपल। लीगल एक्वायरर यानी क्या? देखने के लिए एक्वायरर है, हमें बोलने के लिए कि पीए लिमिटेड एक्वायरर है, बट अकाउंटिंग किसकी बुक्स पे होगा? पीपी लिमिटेड के बुक्स में। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, सेकंड एग्जांपल में पीपी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, तीन कंपनी है। तीनों कंपनी पी ए बी लिमिटेड बना रहे हैं। ठीक है, टोटल शेयर्स आके 30,000 शेयर्स है। अब ये 30,000 में से 10,000 पीपी लिमिटेड होल्ड करता है, 10,000 ए लिमिटेड होल्ड करता है, एंड 10,000 बी लिमिटेड, राइट? अब यहाँ पे देखो तो तीनों के पास माइनॉरिटी, सेम माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, या फिर क्या बोल सकते हो, सेम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, राइट? 10:10:10। तो इस केस में कौन मेरा एक्वायरर रहेगा? तो उस केस में मेरा एक्वायरर होगा जिसके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। देखो, इफ थ्री और मोर एंटिटीज कंबाइन एंड a new entity is formed and all the entities has equal voting power, यानी इक्वल है, then accounting acquirer will be the entity having dominance over the board, right? बोर्ड के ऊपर जिसकी डोमिनेंस है या अथॉरिटी है वो क्या रहेगा? मेरा एक्वायरर रहेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, पीपी लिमिटेड, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, तीन लिमिटेड्स है, और पी ए बी लिमिटेड एक न्यू कंपनी है। ये न्यू कंपनी क्या रहेगा? मेरा लीगल एक्वायरर रहेगा, लीगल एक्वायरर। अब यहाँ पे पीएबी लिमिटेड टेक्स ओवर द नेट एसेट्स ऑफ ऑल द थ्री कंपनीज, तीनों का, यानी क्या, तीनों का नेट एसेट्स ले ले रहा है कौन? पीएबी लिमिटेड। यानी ये तीनों कंपनी जो है ना आफ्टर एक्विजिशन बंद हो जाएंगे। पीएबी लिमिटेड इशूज 50,000 शेयर्स टू पीपी लिमिटेड बट 30,000 टू ए एंड बी लिमिटेड। यानी क्या, पीएबी लिमिटेड पीपी लिमिटेड को 50,000 शेयर इशू कर रहा है, यानी यहाँ पे 50,000 शेयर्स इसको मिलेगा, 30,000 शेयर्स इसको मिलेगा, और 30,000 शेयर्स इसको मिलेगा। इस केस में जिसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है वही मेरा क्या रहेगा? वही मेरा अकाउंटिंग एक्वायरर रहेगा। In the given case, PP Limited being a larger minority group entity will be considered as accounting acquirer, and Ind AS 103 will be applicable on the PP Limited। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर क्लियर है? एक्वायरर कौन होगा मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन में वो क्लियर है कि बता? Yes, sir. चलो इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5 रीड करो।
Done, sir. डन। क्वेश्चन समझ गया? कौन है एक्वायरर बताओ? हु विल बी द एक्वायरर? Veera Limited. Yes, वीरा। ओके, चलो देखते हैं अभी साथ में। Veera Limited and Zira Limited are both in business of manufacturing and selling of lubricants. Lubricant के business में है। Shareholders of Veera Limited and Zira Limited agreed to join forces to benefit from lower delivery and distribution cost. The business combination is carried out by setting up new entity called as Meera Limited. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? वीरा लिमिटेड है और जीरा है, ये हो रहा है मीरा। ठीक है, द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कैरिड आउट, ठीक है, आउट ऑफ सेटिंग up a new entity, Mira Limited, that issues 100 shares to Veera Limited. यानी वीरा लिमिटेड को 100 शेयर्स मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन एंड 50 शेयर्स टू जीरा लिमिटेड, 50 शेयर किसको मिल रहा है? जीरा लिमिटेड को। In exchange of transfer of shares in those entities, the number of shares reflect the relative fair value of the entities before the combination. Also, respective company shareholders get the voting rights in Mera Limited based on their respective shareholding. Determine the acquirer by applying the principles of Ind AS 103. ठीक है, तो फिर यहाँ पे सिंपल है यार, सिंपल है। 150 शेयर्स है टोटल मेरा लिमिटेड के, उसमें से वीरा लिमिटेड को 100 मिल गए और जीरा लिमिटेड को 50 मिल गए। तो हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं ना इसके बेसिस में। निकालो कितना आता परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहेगा? इसका होगा 67%, या फिर मैं ऐसा बोलूँ 66.66%, एंड इसका होगा 33.33%। और मेरा एक्वायरर वेरा लिमिटेड रहेगा। चलो आंसर रीड करें। Ind AS 103, in a business combination effected primarily by exchanging equity interest, the acquirer is usually the entity that issues its equity interest. यानी क्या, एक्वायरर कौन रहेगा? वो एंटिटी जो इशू करेगा इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे मेरा लिमिटेड इशू कर रहा है, बट यहाँ पे वो केस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा लिमिटेड इज अ न्यू एंटिटी, राइट। लेकिन मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा वीरा और मीरा जीरा में से, वीरा और जीरा में से कौन एक्वायरर है। However, in some business combination commonly called as reverse acquisition, the issuing entity is the acquirer. ठीक है। Other pertinent facts and circumstances shall also be considered in identifying the acquirer in business combination affected by exchange of equity, including the relative voting powers in combined entity after business combination. ठीक है। The acquirer is usually the combining entity whose owners as a group retain or receive the largest portion of the voting rights in the combined entity. क्या है? ग्रुप रिटेन और रिसीव द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स इन कंबाइंड एंटिटी। बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ, acquirer shall be either of the combining entities, that is Veera or Zera Limited, whose owners as group retain or receive the largest portion of the voting rights in the combined entity. यानी इस केस में कौन रहेगा? वीरा लिमिटेड है। देखो वीरा लिमिटेड जो है ना 67 होल्ड कर रहा है, एंड जीरा जो है ना 33 शेयर इन मीरा, हेंस वीरा इज द एक्वायरर एज पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया 103। ठीक है, समझ गया? बताओ। यस और नो? क्लियर है? इजी था, बहुत इजी था। चलो साथ साथ में yes, एग्जांपल पे देख लेते हैं। दिस इज रिलेटेड टू एक्वायरर ओनली, सॉरी, आइडेंटिफाइंग company A and company B operates in power industry and both entities are operating entities। ठीक है, फिर कंपनी A है, कंपनी B है, दोनों पावर इंडस्ट्री में है और दोनों ऑपरेटिंग एंटिटीज हैं। Company A has much larger scale of operation than Company B। ठीक है, Company A is a larger company. Company B merges with Company A such that the shareholders of Company B, ये देखो, shareholders of Company B would receive one equity share of Company A for every one share held in Company B. Such issue of shares would comprise 20% of issued share capital of combined entity। ठीक है। After discharge of purchase consideration, the pre-merger shareholders of Company A hold 80%
ऑफ द कैपिटल इन कंपनी ए। तो फिर यहाँ पे बताओ, अब तक पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है? कंपनी बी है और कंपनी ए है। कंपनी ए इज अ लार्जर एंटिटी एंड कंपनी बी इज अ स्मॉलर एंटिटी। और आगे क्या बोल रहा है कि कंपनी ए जो है ना, कंपनी ए, नहीं, कंपनी बी वुड रिसीव वन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी ए फॉर एवरी वन शेयर हेल्ड इन कंपनी बी। कंपनी बी का हर एक शेयर का जो है ना, हर एक शेयर को एक शेयर मिलेगा कंपनी बी को। बट वहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है मुझे कि सच जो शेयर्स है ना, वो मेरा कंपनी ए का जो शेयर कैपिटल है उसका 20% ही होगा, उसका 20% ही होगा। तो फिर पोस्ट मर्जर जो रहेगा ना, पोस्ट मर्जर ऐसा हो सकता है ना, कंपनी ए का जो है वो 80% है और कंपनी बी का इज 20%। तो यहाँ पे क्लियरली एविडेंट दैट कंपनी ए विल बी एक्वायरर, राइट? देखो, इन दिस ट्रांजेक्शन कंपनी ए इज द एक्वायरर फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंडिया 103। ठीक है? दिस इज बिकॉज बाय मर्जिंग द एंटायर शेयर होल्डिंग्स ऑफ द कंपनी बी, कंपनी ए हैज एक्वायर्ड द कंट्रोल ओवर कंपनी बी। फर्दर द शेयर होल्डर्स ऑफ एस्टवाइल कंपनी बी डू नॉट obtain control over company A, right, as a part of purchase consideration, as they hold only 20%। सिंपल है, समझा क्या हुआ? कंपनी ए था, कंपनी बी था। देखो फिर से समझाता हूँ, कंपनी ए है एंड कंपनी बी है। कंपनी बी ए के साथ मर्ज हुआ, राइट? और इसको क्या मिलेगा? वन शेयर फॉर एवरी वन शेयर इन बी, राइट? बी का कितना भी शेयर है उतना शेयर्स पूरा का पूरा मिल जाएगा उसको, एक का एक, 1:1 रेशियो है। अब जाके बोल रहा है ये होने के बाद क्या है? कंपनी ए का जो शेयर कैपिटल होगा, कंपनी ए का शेयर कैपिटल होगा, उसका देगा तो ओनली 20% विल बी ऑफ कंपनी बी एंड बचा हुआ जो है ना वो 80% विल कंप्राइज ऑफ कंपनी ए। ठीक है? यहाँ पे न्यू एंटिटी बोल रहा है क्या? कोई न्यू एंटिटी नहीं है। तो फिर कंपनी ए विल बी 80%, कंपनी बी विल बी 20%। तो विद दिस विल अंडरस्टैंड दैट कंपनी ए के पास, कंपनी के ए इज एन एक्वायरर और उसके ऊपर इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा। क्लियर है? यस और नो बोलो। Yes. चलो ये रीड करो एग्जाम्पल नंबर 9। और मुझे सेम सिमिलर लाइंस पे ही है एग्जाम्पल। तो मुझे बताओ कौन एक्वायरर होगा और किसके ऊपर इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा। यू गेट 5 minutes। डन सर। डन। तो मुझे बता दो क्या था।
क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम्पल में? कंपनी बी कंपनी ए के साथ मर्ज हो रहा है और कंपनी बी के शेयर होल्डर्स को एक हम्म। शेयर के बदले हम्म। कंपनी ए के 10 शेयर मिलेंगे। एंड ओके। आफ्टर मर्जिंग 70% कंपनी ए का 70% शेयर कैपिटल कंपनी बी होल्ड करेगी और हम्म। 30% कंपनी ए होल्ड करेगी। ओके, तो फिर इस केस में एक्वायरर होगा कंपनी बी। कंपनी बी, अकाउंटिंग एक्वायरर विल बी कंपनी बी, राइट? एंड उसके ऊपर इंड एस 103 अप्लीकेबल होगा। वेरी गुड। भूमि समझ गया ना तुमको भी? Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर 6 रीड कर लो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये भी रिलेटेड टू एक्वायरर ओनली है। Done. डन। फिर बताओ क्वेश्चन में क्या है और कौन एक्वायरर रहेगा? कौन रहेगा एक्वायरर? बस एक्वायरर का नाम बता दो मुझे। यहाँ पे कौन Super कौन है? lim. सुपर, सुपर लिमिटेड, राइट? चलो फटाफट हम भी एक बार रीड कर लेते हैं साथ में। ABC Limited incorporated a company Super Limited to acquire 100% shares of another company Focus Limited। अच्छा ठीक है। And therefore to obtain the control of Focus Limited। यहाँ पे ABC Limited एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, सुपर लिमिटेड, और ये सुपर लिमिटेड क्या करेगा? एक्वायर करेगा 100% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी दैट इज फोकस लिमिटेड। To fund the purchase, Super Limited acquired a loan from XYZ at a commercial interest rate. Okay. The loan funds are used by Super Limited to acquire the entire voting shares of Focus Limited. Okay. तो फिर यहाँ पे लोन लिया और लोन जो है ना वो किसके ऊपर इन्वेस्ट किया? वोटिंग शेयर्स ऑफ फोकस लिमिटेड के ऊपर, यानी फोकस लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए एट द फेयर वैल्यू इन ओल्ड ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। पोस्ट द कॉम्बिनेशन, Super Limited has the ability to elect or appoint or to remove the majority of members of governing body of Focus Limited and also Super Limited's management in power, where it will be able to dominate the management of the Focus Limited। Can a Super Limited be identified as an acquirer in business combination? बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि सुपर लिमिटेड के पास क्या है? पहले तो सुपर लिमिटेड ने पूरा का पूरा फोकस लिमिटेड का वोटिंग शेयर्स परचेस कर लिया 100%। सेकंड, सुपर लिमिटेड के पास एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? इलेक्ट करने, अपॉइंट करने और रिमूव द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी। जो गवर्निंग बॉडी है उसमें से किसी को भी निकाल सकता और किसी को भी वोट कर सकता, राइट? टू प्लेस इन दी गवर्निंग बॉडी। एंड ऑल्सो सुपर लिमिटेड मैनेजमेंट जो है ना वो पावर में है टू डोमिनेट द मैनेजमेंट ऑफ फोकस लिमिटेड। तो उस केस में सुपर लिमिटेड विल बी दी एक्वायरर। तो यहाँ पे बहुत कुछ वो जो है ना हमने सब पढ़ा था, बिजनेस कॉम्बिनेशन जो कैश में सेटल करेगा, तो फिर कैश जो पे करेगा वो वाला रहेगा। फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, ये पूरा ठीक है। लास्ट में अपन लास्ट की ड्राइवर पढ़ते हैं। द की ड्राइवर ऑफ अकाउंटिंग आर आइडेंटिफाइंग the party on whose behalf the new entity has been formed and identifying the business acquired. In this scenario, Super Limited has the ability to elect, appoint or remove the majority of members of governing body of the Focus Limited and has the ability to dominate the management of Focus Limited। Accordingly, Super Limited will be identified as acquirer। ठीक है। और ऊपर वाला जो थियरी है ना हमने सब पढ़ के आया, जो दो एंटिटी कंबाइन हो गया तो फिर कौन सा एंटिटी ये रहेगा, जो एग्जांपल देखा उसी के रिलेटेड है, वो रीड कर लेना आराम से। ठीक है, एक न्यू सेशन क्रिएट करता हूँ, उसमें टाइम देता हूँ।
Okay, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 6। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, क्वेश्चन समझ गया ना? इलस्ट्रेशन नंबर 6 वही पूछ रहा हूँ। यस सर, सब समझ गया। ओके, चलो आगे बढ़े। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, दैट इज आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। क्यों आइडेंटिफाइंग एक्वायरर इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंड एस 103 विल बी अप्लीकेबल ऑन द एक्वायरर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? माई स्टेप नंबर 2 विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट यानी क्या? किस डेट में एक्विजिशन हो रहा है, किस डेट में कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाला जो है ना, ऑन दिस डेट जो है, ऑन द एक्विजिशन डेट, ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एक्वायरी ट्रांसफर टू एक्वायरर एट फेयर वैल्यू। ठीक है, एक्विजिशन डेट का जो फेयर वैल्यू है उसी के बेसिस में असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द एक्वायरर। और उसके बेसिस में, उसी फेयर वैल्यू में, जो एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू है उसी के बेसिस में हम क्या करते हैं? इंड एस 103 का अकाउंटिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज हम जो एक्वायरर है असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एक्वायरी फेयर वैल्यू में ले लेता है, तो फिर उस डेट का, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट का जो फेयर वैल्यू है वही वैल्यू के बेसिस में अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, तो अब जो है ना, एक्विजिशन डेट क्या होगा? नॉर्मली व्हाट विल बी द एक्विजिशन डेट? जो दिन कंट्रोल ट्रांसफर होगा ना, जो दिन कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अब यानी कंट्रोल ट्रांसफर यानी क्या है सर? या फिर ऐसा समझो, जो दिन पीसी ट्रांसफर होगा तो उस दिन क्या रहेगा? दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज एक्विजिशन डेट। सिंपली, जो दिन पीसी ट्रांसफर होगा किसको? एक्वायरी को, उस दिन मेरा क्या रहेगा? वो एक्विजिशन डेट रहेगा। तो नॉर्मली हो सकता है पीसी जो दिन ट्रांसफर कर रहा है उसके पहले भी कंट्रोल ट्रांसफर हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, राइट? तो फिर उस केस में मुझे ईच सर्कमस्टेंसेस, हर एक सर्कमस्टेंसेस मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन से डेट में क्या हो रहा है, और उसके बेसिस में क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करना पड़ेगा। नॉर्मली थंब रूल इज दैट जो दिन परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर होगा उस दिन मेरा क्या रहेगा? एक्विजिशन डेट रहेगा। सिंपल। अगर समझो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रहा है आज के दिन, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन क्या हो रहा है? आज के दिन ट्रांसफर हो रहा है। समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है, और फर्स्ट अप्रैल को यहाँ पे पीसी ट्रांसफर हो रहा है, राइट? बट इस पीसी के रिलेटेड कुछ अप्रूवल पेंडिंग है। अप्रूवल जो है ना, यहाँ पे शेयर होल्डर्स अप्रूवल पेंडिंग है। यानी समझा नहीं सर? यहाँ पे पीसी पे करना था किस पे? इन काइंड, इन काइंड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, अगर इन काइंड भी नहीं होगा तो फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आएगा कि अगर इन काइंड नहीं होगा तो फिर कैश में पे करना पड़ेगा, राइट? पीसी तो पे करना ही है, तो फिर यहाँ पे 1 अप्रैल को पे करना है, राइट? या तो काइंड में होगा या तो कैश में होगा, तो फिर अप्रूवल के लिए रुकेंगे नहीं, जो दिन पीसी ट्रांसफर हुआ वही दिन हम क्या कंसिडर करेंगे? दिस विल बी माई एक्विजिशन डेट। दिस विल बी माई एक्विजिशन डेट। ठीक है, एक और एग्जांपल सुन लो। समझो 1 अप्रैल को यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एंड कंट्रोल नहीं, पीसी से कर लो, परचेज कंसिडरेशन, एंड यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन प्लस डॉक्यूमेंटेशन भी आज ही के दिन हो गया, राइट? बट यहाँ पे एक अप्रूवल पेंडिंग है। अप्रूवल पेंडिंग है फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या कोर्ट समझ लो। ठीक है, कोर्ट के पास है कुछ अप्रूवल का पेंडिंग है, एंड देट वो कोर्ट का अप्रूवल इज सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव यानी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर दिस एक्विजिशन, एक्विजिशन के लिए उस पर्टिकुलर अप्रूवल का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पीसी तो ट्रांसफर कर दिया, बट ये जो है ना गवर्नमेंट का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक जो है ना मेरा एक्विजिशन वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में ये डेट जो है ना, ये जो डेट है, जो दिन अप्रूवल मिलेगा मुझे, वो दिन मैं क्या कंसिडर करूंगा, दैट डेट विल बी माई एक्विजिशन डेट। जिस दिन मेरा गवर्नमेंट से अप्रूवल आएगा। ठीक है, दिस इज द रेगुलेटरी अप्रूवल वाला केस। समझा ये चीज? बताओ। Yes, sir. हम्म, तो यार थंब रूल क्या है? सबसे पहले थंब रूल ये है कि एक्विजिशन डेट विल बी द डेट व्हेन द पीसी इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, या तो पीसी ट्रांसफर बोलेंगे क्वेश्चन में, या फिर बोलेंगे कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है। अभी मुझे क्या है, सर्कमस्टेंसेस के बेसिस में, ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस, ऐसा बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होंगे जहां पे मेरा पीसी आज डिलीवर हो रहा है, यानी आज दे दिया मैंने पैसे, बट इन फ्यूचर मुझे कंट्रोल एक्वायर हो रहा है, या फिर पहले ही मुझे कंट्रोल आ गया था, पीसी बाद में दे दिया। तो मुझे सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस डिफर करेगा कि पीसी का डेट क्या होगा, एक्विजिशन डेट। नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन में दिया होगा एक्विजिशन डेट क्या है, अदरवाइज मुझे सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस समझ में आ जाएगा। अगर इनके समझो कोई रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है, तो उस रेगुलेटरी अप्रूवल का देखना पड़ेगा कि वेदर दैट इज सब्सटेंटिव। यानी क्या सब्सटेंटिव, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस अप्रूवल के बिना मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो उस केस में जो दिन अप्रूवल मिलेगा वो दिन मैं क्या मानूंगा, एक्विजिशन डेट मानूंगा। और इंड एस 103 का फेयर वैल्यू, जो भी असेट्स का एंड लाइबिलिटीज का फेयर वैल्यू है ना, वो इस डेट से इस डेट में कंप्यूट करूंगा। ठीक है, तो देखो तो, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। नॉर्मली द एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। ठीक है, नॉर्मली कब कंट्रोल एक्वायर करेगा, तब मेरा क्या रहेगा, एक्विजिशन डेट। In general, the date of obtaining the control is the date on which the acquirer legally transfers the consideration. Consideration यानी क्या, purchase consideration. Acquires the assets and assumes the liability of the acquiry. तो normally control का date क्या रहेगा, when the PC is transferred, asset is acquired and liability is assumed. ठीक है, but अगर कोई भी approval है is required from the government, then the date of approval by the government will be considered as acquisition date. अब यहाँ पे कब यहाँ पे ये करेंगे, when the approval is substantive, when the सब्सटेंटिव का मतलब समझा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्वायरर शैल कंसिडर द पर्टिनेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन आइडेंटिफाइंग द एक्विजिशन डेट। यानी क्या, अगर समझो पीसी आज ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद मुझे एक कंट्रोल जो है ना वो बाद में मिल रहा है, वो सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस मुझे देखना पड़ेगा कि एक्विजिशन डेट क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ। Yes. हम्म, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो पहले। ये क्या है मेरा, आइडेंटिफिकेशन एक्विजिशन डेट। इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो। कर लिया इलस्ट्रेशन नंबर 7? Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्या था, can an acquirer entity account for business combination based on signed non-binding letter of intent where the exchange consideration and other conditions are expected to be completed within 2 months? सॉरी, दो दो महीने में मुझे क्या परचेज कंसिडरेशन मिल जाएगा, और क्या है, जो भी कंडीशन है, अदर कंडीशन वो मीट होगा 2 महीने में, बट नॉन बाइंडिंग लेटर है यार। नॉन बाइंडिंग लेटर है तो फिर यहाँ पे कुछ वो लीगैलिटी एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो फिर उस केस में ये एक्विजिशन डेट नहीं मान सकते। नो, एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड, नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट does not effectively transfer the control and hence this cannot be considered as basis for determination of acquisition date. अगर वही बाइंडिंग रहता तो फिर उस केस में हम क्या मान सकते थे उसको,
एज ए एक्विजिशन डेट मान सकते थे। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 वही है। क्या है? ऑन 1 अप्रैल एक्स लिमिटेड एक्वायर्स, sorry, agrees to acquire the share of B Limited in all equity deal. As per the binding agreement, X Limited will get the effective control on 1 April. इफेक्टिव कंट्रोल 1 अप्रैल है। ये बाइंडिंग है। बाइंडिंग यानी क्या? इन केस कुछ लफड़ा हो गया, लफड़ा इन द सेंस कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो फिर उस केस में वो जो है ना अदर पार्टी को सू कर सकता हूँ मैं। However, the consideration will be paid only when the shareholders approval is received. ठीक है, शेयर होल्डर का अप्रूवल रिसीव होगा तब जाके मैं क्या कंसिडरेशन पे करूंगा। द शेयर होल्डर्स मीटिंग इज शेड्यूल ऑन 30th April। इफ द शेयर होल्डर अप्रूवल इज नॉट रिसीव्ड, यानी शेयर होल्डर का अप्रूवल रिसीव नहीं होगा, तो फिर उस केस में फॉर द इशू ऑफ न्यू शेयर्स देन द कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड इन कैश। व्हाट विल बी द एक्विजिशन डेट? यहाँ पे सिंपली तीन चीज बोल रहे हैं। सबसे पहले एक तो बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये क्या है? बाइंडिंग एग्रीमेंट। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग है मेरा यहाँ पास शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। ठीक है, शेयर होल्डर का अप्रूवल। अब ये शेयर होल्डर का अप्रूवल क्यों चाहिए? टू इशू न्यू शेयर्स। यानी क्या? पीसी जो है ना वो सेटल होने का मैटर है। अब सेटल होने का मैटर क्या है? या तो इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स जब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ गया, अगर नहीं आया तो कैश कैश में सेटल करेंगे। बट यहाँ पे बिजनेस कॉम्बिनेशन तो होगा ही ना, राइट? बिजनेस कॉम्बिनेशन तो होगा ही, तो फिर उस केस में यहाँ पे जो शेड्यूल कर रहा है मीटिंग वो 30th को है, और मेरे पास कंट्रोल कब आएगा? ये देखो कंट्रोल कब आएगा? ऑन 1 अप्रैल, राइट? कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इशू क्या चल रहा? परचेज कंसिडरेशन के रिलेटेड, कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल में अगर न्यू शेयर्स इशू हो गए तो ठीक है, अप्रूवल आए तो न्यू शेयर्स इशू करेंगे, नहीं तो फिर कैश में सेटल करेंगे। क्या दिक्कत है? सेटल तो होगा ना। तो फिर इस केस में मेरा इफेक्टिव कंट्रोल कब ऑब्टेन होगा? मेरा 1 अप्रैल को। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन डेट इन द अबव केस इज 1 अप्रैल। क्यों? दिस इज बिकॉज इन द अबव सिनेरियो इवन इफ द शेयर होल्डर्स डजंट डोंट अप्रूव द शेयर्स, कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड थ्रू द पेमेंट ऑफ कैश। यानी क्या? पीसी कैसे भी क्या बोलते हैं, पीसी जो है ना वो सेटल होगा, कैसे भी होगा, इक्विटी शेयर्स पे भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है। उसके लिए जो है ना शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए। कैश में सेटल करने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए ना, बट यहाँ पे बाइंडिंग एग्रीमेंट है। बाइंडिंग एग्रीमेंट है कि इफेक्टिव कंट्रोल मेरा 1 अप्रैल को ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 रीड कर लो एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 9। Done, sir. डन। तो बताओ व्हाट विल बी द एक्विजिशन डेट? एक्विजिशन डेट क्या होगा? फर्स्ट जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021। ओके, दूसरों का आंसर, मतलब जो भी बोले अभी आंसर, उनके अलावा जो भी आंसर बोलेंगे। भूमि या फिर देविका? एक का था किसका? 1 जनवरी ना? कौन बोला था अभी आंसर? मैंने बोला था। देविका। यस। हम्म, भूमि आपका आंसर क्या है?
Same, sir. 1 जनवरी। क्यों ऐसा लग रहा है तुमको 1 जनवरी होगा? कुछ रीजन है? जस्टिफिकेशन, एनी जस्टिफिकेशन कि 1 जन ही होना चाहिए? चलो हम रीड करते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो एग्रीमेंट में जो डेट दिया है वो वहाँ पे 1 जनवरी दिया हुआ है, और जो परचेज कंसिडरेशन हमने निकाला है वो भी हम्म। एज पर 1 जनवरी के दिन जो एसेट्स थे, एसेट्स की पोजीशन थी उसके हिसाब से निकाला है। परचेज कंसिडरेशन, ओके। चलो देखते हैं। ABC Limited acquired all the shares of XYZ Limited. The negotiation has commenced on 1st Jan X1। कब नेगोशिएशन हो रहा है? 1st Jan X1 को। And the agreement was finalized on 1st May, सॉरी 1st March X1। 1st March X1 को फाइनलाइज हुआ। नेगोशिएशन कब चल रहा था? 1st जनवरी को चल रहा था। चलो आगे क्या है? While ABC Limited obtains the power of control XYZ operation on 1st March। अब कंट्रोल कब आ रहा है? X1। The agreement states that the acquisition is effective from 1st Jan X1 and that ABC Limited is entitled to all profits after that date. In addition, the purchase consideration is based on XYZ net assets position on 1st Jan X1। What is the date of acquisition? तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बता दूं। परचेज कंसिडरेशन जो कंप्यूट करते हैं ना हम, परचेज कंप्यूटेशन जो परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करने का वाला जो डेट है, वो सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करने लेते हैं हम। ठीक है। जब बुक्स में एक्वायर करेंगे वो एक्विजिशन डेट वाला हम फेयर वैल्यू एसेट कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1st जनवरी को, 1st जनवरी की जो पोजीशन है उसके बेसिस में हमने क्या कंप्यूट किया? पीसी कंप्यूट किया। ये ठीक है। बट मेन चीज देखो ना, मेन चीज क्या है? कंट्रोल कब आया? पावर ऑफ कंट्रोल XYZ के ऑपरेशंस के ऊपर 1st March X1 को आया ना। एंड द एग्रीमेंट स्टेट दैट द एक्विजिशन इज इफेक्टिव। एग्रीमेंट कुछ भी स्टेट करने दो, एग्रीमेंट का नहीं। कंट्रोल कब आया वो देखना है मुझे। मैंने बोला था कंट्रोल पहले दिन भी आ सकता है, एग्रीमेंट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। राइट। तो कंट्रोल कब आया वो मेन चीज देखना है। तो कंट्रोल क्या कब आया यहाँ पे? ऑन 1st March X1 आया, तो फिर मेरा एक्विजिशन डेट विल बी 1st March X1। इस डेट का जो फेयर वैल्यू है, इस डेट का फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हम ले लेंगे इसके लिए क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ मेरा ये 103 के हिसाब से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आंसर। Ind AS 103 provides that acquisition date is the date on which the acquirer obtains the control of the acquiry। राइट। अब यहाँ पे एक और चीज देखो ना, तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कब सेटल किया वो नहीं बताया। बताया क्या क्वेश्चन में? यहाँ पे बोल रहे हैं कि परचेज कंसिडरेशन कंप्यूटेशन कब करेंगे? वो एज ऑन 1st Jan X1 के बेसिस में किया है। बट सेटल कब किया है वो नहीं बताया ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल, कंट्रोल 1st March को आया है। राइट। समझा? तो फिर उस केस में जो दिन सेटल करेगा या जो दिन कंट्रोल आएगा ना, वो दिन मेरा क्या रहेगा? एक्विजिशन डेट रहेगा। फर्दर एज पर इंड AS 110 कंसोलिडेटेड CFS, जो भी CFS है, states that an investor control an investee when it is exposed or has the right to variable return from the involvement with the investee and has the ability to control। ये इंड AS 110 का डेफिनेशन है। ठीक है। दस एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ द इन्वेस्टर एज द फॉलोइंग। क्या क्या होना चाहिए? पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोजर राइट्स और वेरिएबल राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स, and its involvement with the investee and the ability to use its power over the investee to affect the amount of investment। ये सारा कब देखेंगे सर? यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे, ये देखेंगे इंड एस 110 में, डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अब आगे असेसमेंट क्या है? इंड एस 103 के हिसाब से क्लैरिफाई करता है दैट द डेट ऑन विच द एक्वायरर ऑब्टेन्स द कंट्रोल, कंट्रोल कब आया ऑफ द एक्वायरी इज जनरली द डेट ऑन विच द एक्वायरर लीगली ट्रांसफर्स द कंसिडरेशन। जब कंट्रोल आया तब मेरा कंसिडरेशन ट्रांसफर होता है नॉर्मली, ये अजम्पशन है। एक्वायर्स assets and assumes the liability of the acquiry at the closing date। However, the acquirer might obtain the control on the date, on a date that is either earlier or later of the closing date। पहले भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है कंट्रोल। राइट। तो एग्रीमेंट यहाँ पे क्या कब हो रहा है? 1st जनवरी को हो रहा है। राइट। यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है सर, एग्रीमेंट हो रहा है 1st Jan को हो रहा है। बट मेरा कंट्रोल कब एस्टेब्लिश हो रहा है? वो 1st March को हो रहा है।
which is after the agreement date, right? चलो, therefore in this case, notwithstanding that the price is based on the net assets of 1st Jan X1 and that XYZ shareholders do not receive any dividends after that date, the date of acquisition for accounting purpose क्या रहेगा मेरा? 1st March X1. It is the only on 1st March and not on 1st Jan that ABC Limited has the power to direct the relevant activities of XYZ so as to effect its return from its involvement with XYZ. Accordingly, the date of acquisition will be 1st March X1. अब यहाँ पे ये मत इतना ज्यादा टेंशन मत लेना कि डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज क्या है, ये पूरा हम इंडेक्स 110 में देखेंगे। बट यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीज है, जब कंट्रोल आएगा तब मेरा क्या रहेगा, एक्विजिशन डेट रहेगा। तो फिर कंट्रोल कब आ रहा था, 1st मार्च को आ रहा था, तो मेरा एक्विजिशन डेट 1st मार्च को रहेगा। सिंपल, क्लियर है? बताओ, क्लियर हुआ ही नहीं अभी भी, या फिर यस से सर। समझाओ? समझा सर। ओके, वेरी गुड। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 रीड कर लो। डन। डन सर। डन। तो क्या है क्वेश्चन में, रेगुलेटरी अप्रूवल के रिलेटेड है, क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? एक्विजिशन डेट पहला होगा या फिर आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटर? जो भी था यहाँ पे सीसीआई का अप्रूवल। बोलो।
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। तो बताओ ना, कुछ तो बताओ। क्या लगता है तुम्हें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल के बाद मेरा एक्विजिशन डेट होगा, या फिर उसके पहले हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है वो बोल दो। ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। मैं तो बता दूंगा ना बाद में। बाद में तो बताने वाला ही है। क्या लगता, देखो आगे एक और हिंट दूं क्या? अज्यूम दैट द अप्रूवल ऑफ सीसीआई इज सब्सटेंटिव। यानी क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई बिजनेस कॉम्बिनेशन। अभी तो बताया ना यार। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं हम। एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाइजेड लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर कंपोनेंट्स फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट, राइट? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट के लिए एबीसी और एक्सवाइजेड जो है ना, दोनों भी मैन्युफैक्चरर्स है। एबीसी मेक्स a bid for XYZ business, and the Competition Commission Act of India announces that the proposed transaction is to be scrutinized to ensure that the competition laws are not breached। यानी क्या, सीसीआई यहाँ पे अनाउंस कर रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, वो क्या है, उसको स्क्रूटिनाइज करना है, या सिंपली बोलो ऑडिट करना है, और ताकि जो लॉस है वो ब्रीच ना हो। आगे क्या बोल रहा है, इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीसीआई, ABC Limited and XYZ mutually agrees the terms of the acquisition and the purchase price before the competition authority clearance is obtained। यानी क्या, यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीसीआई, राइट? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल इन द सेंस, यानी क्या, हम सारा टर्म्स डिटरमाइन कर लिए। अभी मेरा क्या है, सीसीआई से ये आ जाएगा, यानी वर्डिक्ट आ जाएगा, या फिर उनका जो भी बोलना है, उनका डिसीजन आ जाएगा, और उस डिसीजन के बेसिस पे मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर उसके बाद ही मेरा एक्विजिशन डेट होगा ना, जब मेरा अप्रूवल आएगा। अब आगे भी देखो, आगे भी क्वेश्चन पढ़ा। Can the acquisition date in this situation be the date on which ABC and XY did agree the terms even though the approval of CCI is awaited? And आगे ये भी बोला है कि CCI approval, CCI is substantive। Substantive यानी क्या? It is very important that CCI का अप्रूवल आए। अगर CCI का अप्रूवल नहीं आता है, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। यानी कॉम्बिनेशन इन द सेंस, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये जो भी परचेस कंसिडरेशन सेटल करना, ये पूरा कुछ नहीं कर सकता। अप्रूवल आएगा उसके बाद मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन सेटल होगा, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन ही परचेस कंसिडरेशन सेटल होगा। तो मेरा एक्विजिशन डेट कब होगा? जब मेरा सीसीआई का अप्रूवल आएगा, उस दिन जो है ना, मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक्विजिशन डेट होगा। तो देखो आंसर बताओ। Ind AS 103 provides that acquisition date is the date on which the acquirer obtains the control of the acquiry। ठीक है, कंट्रोल जब एक्वायर करेगा तब मेरा। Ind AS 103 clarifies that date on which the acquirer obtains the control of the acquiry is generally the date on which the acquirer legally transfers the consideration acquired and the assets and liability, and assumes the assets and liabilities of the acquiring the closing date। However, acquirer जो है ना, acquirer might obtain the control on the date that either earlier or later of the closing date। For example, यहाँ पे example एक दिया है, the acquisition date precedes the closing date if the written agreement provides that the acquirer obtains the control of the acquiry on the date before the closing date। ठीक है, and acquirer shall consider all the pertinent facts, ये important है देखो, and circumstances in identifying the acquisition date। अब यहाँ पे जो सीसीआई का अप्रूवल है, वो सब्सटैंटिव अप्रूवल है फॉर एबीसी लिमिटेड टू एक्वायर एक्सवाइजेड लिमिटेड ऑपरेशन। द डेट ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन विच द अप्रूवल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीसीआई। सीसीआई का अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पर्टिनेंट गिवन दैट द अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई इज कंसिडर्ड टू बी सब्सटैंटिव, एंड अकॉर्डिंगली द एक्विजिशन डेट इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटेड ओनली ऑन द रिसीट ऑफ अप्रूवल। तो समझो यहाँ पे सब्सटैंटिव है, उसके लिए अप्रूवल को क्या रहेगा मेरा, जब मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तब मेरा क्या रहेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन रहेगा। समझो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, कौन सा वाला क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स मीटिंग वाला, राइट? कहाँ क्या शेयर होल्डर्स, हाँ शेयर होल्डर्स क्वेश्चन वाला देखा था। अब ये शेयर होल्डर्स के क्वेश्चन में अगर देखोगे तो शेयर होल्डर्स का जो मीटिंग है, शेयर होल्डर्स का जो मीटिंग है, दिस वाज नॉट सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सिर्फ यहाँ पे इसलिए ले रहे थे कि इक्विटी जो पीसी है उसको सेटल करना था शेयर, इक्विटी शेयर्स में, उसके लिए शेयर होल्डर्स का मीटिंग हो रहा था, राइट? अगर नहीं भी होता तो कैश में सेटल कर देते। यानी ये सब्सटैंटिव नहीं है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे जो सीसीआई का अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना जो है ना एक्विजिशन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए द डेट ऑन विच वी विल रिसीव द अप्रूवल ऑफ सीसीआई, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एक्विजिशन डेट। इज दैट क्लियर? बताओ, समझ में आया? यस। पक्का?
चलो, हमने अभी तक कौन क्या क्या कंप्लीट कर दिया? 2 स्टेप कंप्लीट कर दिया। हमारा 6 स्टेप्स में से 2 स्टेप कंप्लीट हुआ, दैट इज आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। सेकंड, मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। दोनों भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आइडेंटिफाइंग ऑफ द एक्वायरर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन डेज 103 इज अप्लीकेबल ऑन एक्वायरर। और सेकंड जो है ना, एक्विजिशन डेट के दिन ही क्या होगा, मेरा फेयर वैल्यू कंसिडर होगा, उसके लिए एक्विजिशन डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब आएगा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग है वो? परचेज कंसिडरेशन। स्टेप 3, दैट इज माई परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन, एक तो सबसे पहले बिजनेस को वैल्यू करेंगे। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, ये एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को। अब ए लिमिटेड का जो है ना, ये बिजनेस वैल्यू कर लिया। यानी क्या? ए लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन बताया। ठीक है। परचेज कंसिडरेशन जो भी बताएगा, परचेज कंसिडरेशन जो भी बताएगा, यानी क्या, ए लिमिटेड को एक्वायर करने पीपी लिमिटेड को उस पर्टिकुलर अमाउंट को सेटल करना पड़ेगा। अब ये सेटलमेंट जो है ना, या तो वो कैश में कर सकता है, ही कैन गिव इन कैश, या तो फिर वो इन काइंड कर सकता है। इन काइंड इन द सेंस, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलूं मैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी चीज हो सकता है, राइट। इन काइंड भी कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, ये इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है ना, बरोबर। इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है, या फिर ये सामने वाला एंटिटी को डिबेंचर्स में भी सेटल कर सकता है, राइट। डिबेंचर्स भी सेटल कर सकता है। तो ये 4 कॉमन चीज है जिसमें हम पीसी सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या होगा? एक तो कैश हो सकता है, राइट। सेकंड, इन काइंड, दैट इज लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर बिल्डिंग दे दिया, ऐसा कुछ इन काइंड दे रहा है, इन काइंड सेटल कर रहा है। थर्ड थिंग, इट वुड बी माई इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में क्या, मेरा पीसी कंसिडर सेटल कर रहा है। एंड फोर्थ वाला जो है ना, वो मेरा डिबेंचर्स के थ्रू कर रहा है। ठीक है। और भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक होता है डेफर्ड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे प्लेस नहीं है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कैश, इन काइंड, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, देन क्या बोला, डेफर्ड कंसिडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड कंसिडरेशन? यानी क्या, समझो आज के दिन जो है ना, एंटिटी एक्वायर हो रहा है, पीपी लिमिटेड। पीपी लिमिटेड जो है ना, ये एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, एक्वायर कर रहा है, पीसी सब कुछ देगा। लेकिन पीपी लिमिटेड ये भी प्रॉमिस किया, ये भी प्रॉमिस किया है कि पीपी लिमिटेड विल पे रुपीज 50 करोड़, रुपीज 50 करोड़ आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड, कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ पीपी लिमिटेड क्या बोल रहा है, आज के दिन एक एक्स अमाउंट का परचेज कंसिडरेशन दे रहा हूँ, उसके साथ साथ में एक और चीज प्रॉमिस कर रहा है कि 50 करोड़ जो है ना, एडिशनल देगा आफ्टर 1 ईयर, राइट। ये अमाउंट कब देगा? आफ्टर 1 ईयर देगा। तो फिर मुझे एज ऑन द एक्विजिशन डेट, एज ऑन एक्विजिशन डेट मुझे ये 50 करोड़ को पुल करना पड़ेगा, पुल ऑन एक्विजिशन डेट, राइट। एक्विजिशन डेट में पुल करना पड़ेगा। पुल यानी क्या, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा इस 50 करोड़ का, राइट। इस 50 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इसको, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसका प्रेजेंट वैल्यू इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड इन पीसी। उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, मेरा जो डेफर्ड कंसिडरेशन, यानी 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, ऐसा कुछ प्रोमिस होते हैं। तो फिर उस केस में उसको, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकलूंगा, और आज के दिन में ये क्या वैल्यू है, वो मैं परचेज कंसिडरेशन में ऐड करूंगा। ठीक है। ये फिफ्थ चीज हुआ। और एक क्या हो सकता है? एक होता है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। क्या होगा? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन में ऐड कर देंगे, राइट। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन यानी क्या, इन फ्यूचर जो है ना, एक्वायरर विल गिव एक्वायरी सम कंसिडरेशन ऑन
सेटिस्फाइंग सम कंडीशंस, यानी क्या कुछ टारगेट्स अचीव करने में या फिर कुछ ऐसे कुछ प्रॉफिट्स अचीव करने में कुछ कंसिडरेशन देगा करके ऐसा प्रोमिस करेगा कौन, एक्वायरर टू द एक्वायरी। तो फिर वो भी हम किसमें, इसमें इंक्लूड करेंगे, किसमें हम, हमारे पीसी में, राइट। फिर और क्या इंक्लूड करेंगे सर, शेयर बेस्ड प्लान, यानी क्या, यहाँ पे जो भी है ना एक्वायरी के बुक्स में कुछ ऐसे शेयर बेस्ड प्लान होंगे, शेयर बेस्ड यानी इसॉप सुना होगा, राइट। इसॉप, इसॉप्स हो गए किसके, एक्वायरी के बुक्स में। तो एक्वायरी के बुक से क्या एक्वायरी क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन करेंगे, हम कंप्यूटेशन करेंगे और उसके बेसिस में जो भी फेयर वैल्यू इसका जो कंप्यूटेशन आएगा, उस कंप्यूटेशन एज पर इंडियस 103, सॉरी 102 ना, वो पोस्ट कॉम्बिनेशन इसका कुछ कंप्यूटेशन करेंगे और उसके बाद उसका जो अमाउंट है वो भी कंसिडरेशन में हम परचेस कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर, ये एक मोटा मोटा अमाउंट्स है जो हम पीसी में इंक्लूड करेंगे। क्या क्या, फर्स्ट इज कैश, कैश इंक्लूड करेंगे यानी कैश में सेटल करेंगे। सेकंड, अगर इन काइंड कुछ सेटल किया है तो फिर उस केस में इन काइंड में हम देखेंगे कि इन काइंड क्या क्या सेटल किया, वो भी देख लेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ। देन इक्विटी शेयर्स, राइट, इक्विटी शेयर्स में सेटल कर सकता है। समझो कब कभार क्या हो सकता है, फेस वैल्यू इज रुपीज 10, राइट, एंड मेरा जो है ना शेयर्स आर इशूड एट 100 रुपीज, राइट, फेस वैल्यू 10 रुपए का है और उसके बाद शेयर का जो है ना प्राइस जो इशू कर रहा है एक्वायरर टू एक्वायरी, हाँ एक्वायरर जो है ना सेटल कर रहा है एक्वायरी के पीसी कितना, 100 रुपीज में। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है, बचा हुआ 90 रुपीज जो है ना इसको ट्रांसफर करेंगे हम, दिस विल बी ट्रांसफर, दिस 90 विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है। हम जो शेयर्स इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, वो जो है ना प्रीमियम में भी इशू हो सकता है, तो फिर उस केस में जो भी प्रीमियम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, चलो एक और चीज बताओ। तो लैंड है, समझो लैंड है, राइट, और लैंड के ऊपर अगर लैंड एंड बिल्डिंग है और इनका कैरिंग अमाउंट कुछ और है और इसका फेयर वैल्यू कुछ और है। समझो मेरा कैरिंग अमाउंट है 100 एंड मेरा फेयर वैल्यू है रुपीज 500, राइट। तो फिर यहाँ पे 400 का जो प्रॉफिट है इसको क्या करेंगे, हम पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे। जो कैरिंग अमाउंट है एंड फेयर वैल्यू के जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे उसका जो भी डिफरेंस है। ठीक है, देन मेरा डिबेंचर्स आ सकता है, राइट, डेफर्ड कंसिडरेशन होगा। ठीक है, डेफर्ड कंसिडरेशन यानी क्या, इन फ्यूचर विद इन 1 ईयर कुछ पे कर रहा है या विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर, ये डिपेंड करेगा बिटवीन द एग्रीमेंट्स। जो एग्रीमेंट देगा ना उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि 1 साल में 2 साल में पे करेगा। तो उसको क्या करेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट कितना अमाउंट हो रहा है, बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू पुल करेंगे इसको आज के दिन में, और आज के दिन का जो भी वैल्यू है वो इंक्लूड करेंगे इन दी परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, एक और न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। कहाँ पे था मैं, डिबेंचर्स यहाँ पे। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन हुआ था, इसके एग्जांपल्स भी करेंगे हम, डोंट वरी। फिर उसके बाद कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन एंड एसपीपी, इसका अलग से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं हम। पीपी लिमिटेड एक्वायर्ड ए लिमिटेड एंड सेटल्ड पीसी इन कैश ऑफ रुपीज 1000, ठीक है, 1000 crore एंड लैंड वर्थ रुपीज 400 crore। ठीक है, तो फिर यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन क्या होगा मेरा, परचेज कंसिडरेशन होगा मेरा यहाँ पे रुपीज 1000 प्लस 4000 crore, राइट, विच इज 14,000। चलो ये एग्जाम्पल हुआ पहले वाला, ये बहुत छोटे छोटा एग्जाम्पल है। समझो यहाँ पे सेम पीपी लिमिटेड एक्वायर्ड ए लिमिटेड, यहाँ पे एक्वायर, ठीक है, और इसका पीसी वाला जो है ना, पीसी वुड बी इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ऑफ पीपी लिमिटेड टू ए लिमिटेड।
5,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कंसिडरेशन टू बी पेड विद इन 2 years। ठीक है, विद इन 2 years ऑफ रुपीज 50 करोड़, ऑफ रुपीज 50 करोड़। एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो यहाँ पे मुझे पीसी कंप्यूट करना है। तो पीसी तो सिंपल है ना, कंप्यूटेशन। इक्विटी शेयर्स कितना है, 5,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100। तो ये होगा 5 lakhs। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, डेफर्ड कंसिडरेशन मिल रहा है, राइट। डेफर्ड कंसिडरेशन मिल रहा है। डेफर्ड कंसिडरेशन कितना मिल रहा है, 50 करोड़ का मिल रहा है। ये तो मिलेगा मुझे 2 साल के बाद ना, यानी क्या, एक्वायरर कंपनी जो है ना ये पे करेगा आफ्टर 2 years, बट इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा विद इन 2 years, यानी क्या, आज के दिन को डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो आज का दिन डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा 1:1 में, सॉरी 10% के हिसाब से कितना आता है, 1:1 डिवाइडेड बाय। तो आज इसको डिस्काउंट करेंगे तो 826 इंटू 500, सॉरी 50 करोड़ है ना, इंटू 0.826। कुछ ज्यादा अमाउंट आ गया यार, 413,000,000, 50 lakhs, 5 करोड़, 50 करोड़। हम्म, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, आज के दिन को इसको डिस्काउंट कर दिया, और इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या आया, इन प्लस 5 lakhs कर दो, तो फिर मेरा यहाँ पे टोटल पीसी वुड बी 4135, राइट। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो है ना इसको डिस्काउंट कर दिया, दिस इज नथिंग बट डेफर्ड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ पे आज तो मुझे क्या है, ऑन एक्विजिशन डेट, ऑन एक्विजिशन डेट जो भी कंसिडरेशन है इज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। ठीक है, ये ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। सब्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड यानी क्या, जो मेरा 50 करोड़ तक की तरफ, यानी इंटरेस्ट ऐड करते 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 50 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो इसके ऊपर जो 50 करोड़ ऐड होगा उसको कहाँ पे चार्ज करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अगर सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सब्सिक्वेंटली चार्ज्ड इंटरेस्ट विल बी एक्सपेंस्ड ऑफ टू P&L। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, उसको रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर, इसके बेसिस में, यानी गुडविल या प्रॉफिट, मेरा बार्गेन परचेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इनिशियली हम जो गुडविल रिकग्नाइज किया एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में कंप्यूट करेंगे, हम आगे देखेंगे। मेरा लास्ट स्टेप वही वही है। तो यहाँ पे उसकी ये जो अमाउंट है डेफर्ड कंसिडरेशन के ऊपर, जो भी अमाउंट आएगा, जो भी इंटरेस्ट पार्ट आएगा, इंटरेस्ट पार्ट का कुछ भी इफेक्ट मेरा गुडविल और बार्गेन परचेस में नहीं आएगा। उसको मैं क्या करूंगा, मेरा P&L में ट्रांसफर करूंगा। चलो सर, एक और चीज बता दो यहाँ पे, क्या, यहाँ पे समझो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितना है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू रुपीज समझो 50, राइट। फेस वैल्यू इज 50, तो फिर मेरा इक्विटी शेयर्स कितना हुआ है, 5,000 इंटू 100 करके किया था ना हमने, 5,000 इंटू 100, तो 5 lakhs आ गया। तो 5 लाख में से मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा इन माय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसा प्रेजेंटेशन होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में मेरा रुपीज 2,50,000 जाएगा। क्यों सर 2,50,000, 5,000 इंटू रुपीज 50, क्योंकि इसका फेस वैल्यू इज 50। जितना फेस वैल्यू उतना इक्विटी शेयर कैपिटल में रिकग्नाइज होगा। एंड दूसरा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम है,
बचा हुआ रिकग्नाइज करेंगे 250। क्लियर? इज दैट क्लियर? बताओ। यस सर। चलो देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ठीक है। अब परचेस कंसिडरेशन is the aggregate of the payments which is made by an acquiree to the acquirer to an acquiree in consideration of acquisition of business। acquirer यहाँ पे acquiree को पे करेगा। ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन कैसे बनाएंगे? एक कैश में पेमेंट होगा तो कैश में दिखाएंगे। फेयर वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स यानी लैंड प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट, इनका सबका फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे हम ऑन द एक्विजिशन डेट। ठीक है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इनकर्ड जो है, डिबेंचर्स इशूड एक्सेट्रा, वो भी रहेगा। राइट। एंड फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इनकर्ड, सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स इंक्लूड करेंगे। राइट। डिबेंचर्स का जो भी अमाउंट इशू कर रहे हैं वो कंसिडर करेंगे, ये लाइबिलिटीज इनकर्ड है। इक्विटी शेयर्स ले लेंगे, लाइक जो भी इक्विटी शेयर्स आएगा वो इक्विटी शेयर्स। फिर उसके बाद कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी लेंगे, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू लेंगे। और ये जो दो है, लाइबिलिटीज और इशूड, ये भी फेयर वैल्यू यानी जितना वैल्यू में हम इशू कर रहे हैं उतना वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। चलो, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन भी कंसिडर करेंगे। हमने देखा ये सारी चीजें। ठीक है। अब जो भी फेयर वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन विच प्रिवेल्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन में जो फेयर वैल्यू है वही डेट के बेसिस में हम क्या कंप्यूटेशन करेंगे, परचेस कंसिडरेशन। कोई भी पोर्शन ऑफ शेयर बेस्ड अवार्ड जो है ना, इसका डिटेल हम देखेंगे आगे। शेयर बेस्ड अवार्ड्स यानी क्या, एक्वायरी की बुक्स में, एक्वायरी की बुक्स में कुछ इसॉप्स हो गए। अब ऑन द एक्विजिशन डेट एक्वायरी की बुक्स में जो भी इसॉप्स है वो एक्वायर करेगा एक्वायरर। राइट। वो पूरा ले लेगा कौन, एक्वायरर। अब ये जो एक्वायरर जो ले लेगा ना, वो कौन से वैल्यू के बेसिस में लेना है वो देखेंगे हम आगे। राइट। और उतना ही वैल्यू हम क्या करेंगे, पीसी में कंसिडर करेंगे। ठीक है। आगे क्या है, परचेस कंसिडरेशन शैल आल्सो इंक्लूड एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन यानी क्या, इन फ्यूचर समझो कुछ टारगेट बेस्ड कंसिडरेशन पे करेंगे। राइट। समझो आज एक्विजिशन डेट में जो एक्वायरर है, जो एक्वायरर यानी परचेजिंग कंपनी, वो प्रॉमिस कर रहा है कि इन फ्यूचर अगर इनकेस प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है बिजनेस का, इनकेस तुम एक सर्टेन प्रॉफिट लेवल अचीव करोगे तो एक्वायरी कंपनी को कुछ कंसिडरेशन पे करेगा, 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी है। राइट। तो फिर ये जो कंसिडरेशन है उसका फेयर वैल्यू आज के दिन अवेलेबल है तो उस केस में परचेस कंसिडरेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। चलो, जो भी डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द एसेट ट्रांसफर एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ट्रांसफर इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर शैल बी ट्रांसफर्ड टू द पीएनएल अज्यूमिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ एक्विजिशन। इसमें एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ पे ऑन द एक्विजिशन डेट, ऑन द एक्विजिशन डेट जो भी आइडेंटिफाइबल असेट्स है, आइडेंटिफाइबल असेट्स है, उसका हम फेयर वैल्यू माइनस उसका जो कैरिंग अमाउंट है उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स भी कंप्यूट करेंगे, उसका भी आगे देखेंगे। चलो, जो भी डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ न्यूली इशूड शेयर्स एंड द फेस वैल्यू ऑफ न्यू इशूड शेयर्स, उस केस में उसका क्या करेंगे, अदर इक्विटी यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। इट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है? बताओ। बोलो। क्लियर है? अब तक तीन स्टेप देखा यस हमने, सर। आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, फिर एक्विजिशन डेट, फिर परचेस कंसिडरेशन। ये तीनों में कोई डाउट है क्या, बताओ? कोई डाउट नहीं है? नो सर। हम्म। अब आगे क्या है, हम आइडेंटिफाई करेंगे असेट्स एंड लाइबिलिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। यानी क्या, एक्वायरर जब एक्वायरी को एक्वायर करेगा, ठीक है, परचेसिंग कंपनी बोलूंगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। परचेसिंग कंपनी जो है वो क्या करेगा, जो सेलिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को उसको एक्वायर करेगा। जब एक्वायर करेगा ना, वो एक्वायर करेगा बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू विच प्रिवेल्स ऑन द एक्विजिशन डेट। इसीलिए हमने एक्विजिशन डेट स्पेसिफिकली डिटरमाइन किया था। तो फिर जो दिन एक्विजिशन डेट में जो भी फेयर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, वो फेयर वैल्यू के बेसिस में ये क्या करेगा, बुक्स पूरा असेट्स एंड लाइबिलिटीज को ले लेगा यानी खरीदेगा। ठीक है। देखो, एक्वायरी विल, सॉरी एक्वायरर है ये, एक्वायरी नहीं है, ये एक्वायरर है, विल टेक ओवर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम द एक्वायरर एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू जो प्रिवेल करता है ऑन द एक्विजिशन डेट। ठीक है। अब एक और एक्सेप्शन है इसके ऊपर। क्या एक्सेप्शन है सर? कुछ कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज में। ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज में जो हम प्रोविजनल बेसिस में लेके रखते हैं। प्रोविजनल यानी क्या, एस्टिमेशन बेसिस।
राइट। समझो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, आ जाओ। हमने उसके बाद स्टेप नंबर 3 देखा। स्टेप 4 क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेट्स। समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसका एक्सेप्शन देखने वाले हैं हम, विच इज नोन एज मेजरमेंट पीरियड। मेजरमेंट पीरियड, यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर कर लो। यहाँ पे पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। ठीक है, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, सारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज ले ले रहा है। ठीक है, बट देर इज अ कोट फेयर वैल्यू ऑफ, समझो कोई एक मशीनरी है, डिटरमाइंड ऑन द एक्विजिशन डेट। चलो, यहाँ पे नॉर्मली डिटरमाइन हो जाता है हर एक चीज का, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि एज ऑन एक्विजिशन डेट मशीनरी, एक मशीनरी था, उस मशीनरी का मेरा फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जो मशीनरी का वैल्यू है, ये हमने प्रोविजनल बेसिस में कंसिडर किया है। ठीक है, प्रोविजनल बेसिस में कंसिडर किया, प्रोविजनल यानी टेम्पररी बेसिस में। अभी समझो इसका फेयर वैल्यू विद इन 1 ईयर आ गया। इसका जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू वॉज आइडेंटिफाइबल, विद इन 1 ईयर जो है ना, आइडेंटिफाई हो गया। 1 ईयर, ठीक है, जो इसका फेयर वैल्यू है, इसका विद इन 1 ईयर जो है ना आइडेंटिफाई हो गया। तो उस केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक्वायरर एक्वायरी के बुक्स एक्वायर करेगा, यानी क्या पूरा का पूरा परचेस करेगा। परचेस करने के टाइम में ये क्या है, गुडविल और बार्गेन परचेस रिकग्नाइज करेगा, बरोबर। गुडविल और बार्गेन परचेस, तो साथ साथ में वो भी बता देता हूँ ना एक ही साथ। यहाँ पे पीपी लिमिटेड ले लिया, और पीपी लिमिटेड के बुक्स में गुडविल रिकग्नाइज होगा, इसका एंट्रीज हम देखेंगे, आगे देखेंगे। बट यहाँ पे गुडविल रिकग्नाइज का यानी क्या, ए लिमिटेड का जो एस नेट एसेट्स है, ए लिमिटेड का नेट एसेट्स है 500, बट पीपी लिमिटेड ने जो पीसी पे किया वो था 800। तो इन दोनों का डिफरेंस जो था, ज्यादा पे किया ना, उसके लिए गुडविल, गुडविल का भी आगे देखेंगे, बस यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझो। गुडविल कंप्यूट करके रखा, राइट। बट इसमें एक और पंगा है कि मशीनरी भी प्रोविजनल बेसिस में कंप्यूट करके रखा। तो विद इन 1 ईयर अगर ये समझ गया इसका फेयर वैल्यू क्या है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस यानी क्या, बढ़ गया मशीनरी का वैल्यू, बढ़ गया घट गया, जो भी है, सेम रहेगा तो कुछ नहीं इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर बढ़ गया घट गया, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, विद इन 1 ईयर अगर आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर वो एडजस्ट करेंगे हमारे गुडविल में, वो एडजस्ट करेंगे हम गुडविल में। इसी को बोलते हैं मेजरमेंट पीरियड। क्या है सर? यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है एज पर इंड एस 103, कि अगर हमने कोई भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रोविजनल बेसिस में हमने रिकग्नाइज करके रखा है बुक में, बट सब्सिक्वेंटली उसका विद इन 1 ईयर मेजरमेंट पीरियड इज फॉर 1 ईयर ओनली, एक ही साल का मेजरमेंट पीरियड होता है। तो विद इन 1 ईयर अगर उसका वैल्यू मुझे पता चल जाता है, तो फिर उसका एडजस्टमेंट बुक्स में कर सकता हूँ। कैसा? एज ऑन द एक्विजिशन डेट, जो भी बुक्स में हमने किया था ना, उसी बुक्स में मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, और वो एडजस्टमेंट किस पे होगा, गुडविल में होगा। ठीक है, अगर समझो सर, इन केस इन केस दी मशीनरी का वैल्यू जो है ना वो पता चल जाता है, इज फाइनलाइज्ड आफ्टर 1 ईयर।
एक साल बाद मुझे पता चल जाता है उसका मशीनरी का वैल्यू, तो फिर इस केस में एडजस्टमेंट होगा पीएनएल में। यानी क्या, उसका जो भी एक्सेस बैलेंस या फिर रिड्यूस्ड बैलेंस हम क्या करेंगे, पीएनएल में एडजस्ट करेंगे। गुडविल में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो फिर विद इन 1 ईयर कुछ भी इंपैक्ट होगा ऑन दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अब वो देखना पड़ेगा कौन से असेट के बेसिस में यहाँ पे लिया है, यानी क्या कौन से असेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रोविजनल बेसिस में हमने अज्यूम किया है। तो उस बेसिस में उस पर्टिकुलर असेट्स एंड लाइबिलिटीज में अगर कोई भी चेंजेस आता है ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड, तो फिर उस केस में हम गुडविल को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर नहीं, आफ्टर 1 ईयर आया, तो फिर उस केस में उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर, बोलो। क्लियर क्यों हो रहा है? क्लियर है, बताओ। यस सर। पक्का? यस सर। हाँ। चलो आ जाओ। हम नॉर्मली फेयर वैल्यू के बेसिस में हम डिटरमाइन करेंगे, बट फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाया ऑन द एक्विजिशन डेट, तो फिर उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट पीरियड का एक एक्सेप्शन है। इन दिस पीरियड आफ्टर द एक्विजिशन डेट, but during which the acquirer may adjust the provisionally amounts recognized for the business combination। यानी क्या, कोई भी asset and liability provisionally मैं क्या कर रहा हूँ, रिकग्नाइज कर रहा हूँ बुक्स में। तो विद इन 1 ईयर अगर कुछ भी चेंजेस आएगा तो फिर उसको रिकग्नाइज कर सकता हूँ। इट मे बी पॉसिबल दैट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एंड द लाइबिलिटीज डज नॉट prevail on the acquisition date, right? In such case, Ind AS 103 give the measurement period of 1 year। 1 साल का मेजरमेंट पीरियड दे दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 साल का मेजरमेंट पीरियड दिया है। अब 1 साल के मेजरमेंट पीरियड में अगर चेंज हुआ है, इन केस चेंज टेक्स प्लेस, यस है, तो फिर क्या करूंगा मैं, चेंजेस इन द प्रोविजनल वैल्यू विद इन एन ईयर, then such change will be adjusted against the goodwill, assuming that we are adjusting it on the acquisition date। तो गुडविल में एडजस्ट करेंगे हम, डायरेक्टली गुडविल में इम्पैक्ट लेके जाएंगे। अगर चेंजेस विद इन 1 ईयर नहीं है, तो फिर उस केस में उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, और गुडविल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, गुडविल के बेसिस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, इज वेरी गुड। इसका कोई एग्जांपल है क्या? हम तो इसका कोई एग्जांपल नहीं है, मैंने तो एग्जांपल दे दिया ना, ठीक है। अगर कोई भी चेंज आ गया तो गुडविल में एडजस्ट कर लेंगे। इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल देखना चाहते हो, बताओ। इसका एक बार न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया ना। समझो यहाँ पे मशीनरी जो है ना, 1000 में, ₹1000 का छोटा अमाउंट से लेते हैं, ₹1000 का रिकग्नाइज किया था, ठीक है। और गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट, गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट वॉज ₹4000, ठीक है। गुडविल ऑन द एक्विजिशन डेट विल बी 4000। फिर विद इन अ ईयर fair value of machinery was determined to be ₹800। कम ना को करते ज्यादा ही करते हैं, चलो। वॉज 1200, यानी क्या, मेरा फेयर वैल्यू अब प्रोविजनल बेसिस में मैंने कितना रिकग्नाइज किया था, 1000, यस और नो। फिर गुडविल मेरा कितना आ गया, 4000, यानी कि ऑन द एक्विजिशन डेट गुडविल जो कंप्यूट किया मैंने 4000 आया। बट मेरा विद इन ईयर ये पता चला कि मशीनरी का जो फेयर वैल्यू है वो 1200 है। तो ऑन एक्विजिशन डेट ऑन द एक्विजिशन डेट हमारा नॉर्मली एंट्री क्या होता है, हमारे बुक्स में पूरे असेट्स आ जाएंगे, किसका, एक्वायरी कंपनी का, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, राइट। पूरे लाइबिलिटीज आ जाएंगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, राइट। टू कैश या बैंक पे करता हूँ, दिस इज नथिंग बट माई पीसी, परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। अभी एनसीआई नहीं लेते हैं, और जो भी डिफरेंस होगा वो मैं क्या करके रखा यहाँ पे, वो मैंने गुडविल में रिकग्नाइज करके रखा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री नॉर्मली होता है,
ये एंट्री समझा क्या है, इसका लॉजिक समझाओ? वैसे भी समझेंगे हम, फिर भी सुन लो। ऑन द एक्विजिशन डेट, क्यों असेट्स को डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि एक्वायरी का असेट्स पूरा मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, तो एसेट्स का बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है, तो फिर मेरे बिजनेस में आ रहे हैं तो फिर उसको डेबिट करूंगा, राइट। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करूंगा। और जो भी मेरा कैश इन बैंक जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज एंड पीसी पेड विल बी माई गुडविल, ठीक है, विल बी माई गुडविल। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया विच इज 4,000। अब बताओ, असेट्स में मेरा मशीनरी भी था, राइट, असेट्स में मेरा मशीनरी भी था। मशीनरी को कितना में रिकग्नाइज किया था? 1,000 में रिकग्नाइज किया था, बरोबर। तो यहाँ पे मशीनरी भी था और मशीनरी को मैंने 1,000 पे रिकग्नाइज किया था, बरोबर। अब ये जो मशीनरी है वो रिकग्नाइज, वो बढ़कर कितना हो गया? ये बढ़कर 1,200 हो गया। यानी क्या मेरे असेट्स के वैल्यू में इंक्रीज आ गया 200 से? तो बताओ मेरे गुडविल में भी इंक्रीज आ गया। विद इन 1 ईयर है ना, विद इन 1 ईयर है तो गुडविल में एडजस्ट करूंगा, तो मेरे गुडविल में भी इंक्रीज होगा। ये भी क्या होगा? 4,200 हो जाएगा। तो हमने इम्पैक्ट कहाँ पे दिखा? गुडविल में दिखा है। इज दैट क्लियर? बताओ, यस और नो? यस सर। तो इसका नॉर्मली एक पार्ट ऑफ एंट्री होगा ये, हाँ, ये पार्ट एक्सट्रैक्ट समझ लो। तो मेरा मशीनरी बढ़ जाएगा बाई 200, इसके साथ साथ मेरा गुडविल भी बढ़ जाएगा 200, दोनों भी डेबिट होंगे। अपने पास पूरा एंट्री नहीं है ना। फिर उसके बाद टू लाइबिलिटीज, टू असेट्स जो भी, और टू बी कैश एंड बैंक, वो नॉर्मली होते रहेंगे, बट एडजस्टमेंट किस में किया? गुडविल में किया। ठीक है, क्लियर है? समझो सर, ये जो 1,000 है ना, 1,000 था वो 800 हो गया। समझो 1,000 का 800 हो गया। तो यहाँ पे बताओ, मेरा 800 हो गया तो फिर 200 से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस 1,000 था ना। मशीनरी का बैलेंस यहाँ पे कितना था? 1,000 था, राइट। मशीनरी का बैलेंस 1,000 था, इसको मुझे घटा के कितना? 800 करना है, राइट। तो फिर मुझे मशीनरी क्रेडिट करना पड़ेगा। मशीनरी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उस केस में मेरा एंट्री होगा, इन केस मशीनरीज फेयर वैल्यू इज ₹800। उस केस में मेरा होगा गुडविल अकाउंट डेबिट बाय 200 टू मशीनरी अकाउंट 200, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मेरा मशीनरी का वैल्यू भी कम होगा, और मेरा मशीनरी का वैल्यू 800 दिखेगा, और गुडविल भी कम हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलो, अगर समझो इन केस फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर होगा तो फिर क्या करेंगे हम? जो भी डिफरेंस है उसको क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। जो भी अमाउंट है, जो भी बढ़ना बढ़ना, यहाँ पे 200 है, 200 का बढ़ना हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल बाय 200 एंड 200। इज दैट क्लियर? बताओ, ये मेजरमेंट पीरियड का कंसेप्ट समझाया गया तुम्हें? यस सर। पक्का ना? कुछ हाँ। नहीं है, सिंपल है। विद इन 1 ईयर अगर कुछ एडजस्टमेंट आ जाएगा गुडविल में, ये कैपिटल रिजर्व में करेंगे। कैपिटल रिजर्व रेयर केसेस होता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। अगर विद इन, सॉरी, अबाउ 1 ईयर है, मतलब 1 साल से बाद, 1 साल के बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर उस केस में वो जाएगा पीएनएल में। सिंपल। चलो जी, जहां तक वेरी क्लियर है। आगे देखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ माई बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल एंड बार्गेन परचेस। तो गुडविल एंड बार्गेन परचेस कब आएगा सर? स्टेप 6, गुडविल और बार्गेन परचेस। तो गुडविल सिंपली अगर मैं बताऊं, सबसे पहले गुडविल, गुडविल इज पेड फॉर, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा गुडविल ज्यादा है, तो फिर उस केस में ज्यादा जो पेमेंट करेगा। यानी क्या? समझो फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड का वैल्यूएशन हुआ है, ए लिमिटेड के वैल्यूएशन के बेसिस में 500 इसका नेट एसेट्स है,
नेट एसेट्स मतलब समझता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी विल बी माय नेट एसेट्स विच इज 800। बट यहाँ पे इसने जो पीसी पे किया है ना, पीसी इज 800, पीसी इज 800, पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन जो पे किया है वो 800 है, बट नेट असेट्स का वैल्यू 500 है। तो जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट गुडविल। एडिशनल अमाउंट पे करना, एडिशनल जो हमारे वैल्यू ऑफ बिजनेस है उससे कुछ ज्यादा पे कर रहा है, तो फिर वो जो वैल्यू है वो क्या मेरा रहेगा, गुडविल रहेगा। राइट, यही होता है ना। अभी समझो फॉर एग्जांपल तुम कहीं भी बिजनेस में जाओ, और वो बिजनेस में कैसा होता है, बिजनेस में उनका नेट एसेट्स का वैल्यू डिटरमाइंड होता है, और जो दूसरा कंपनी है उसको एक्वायर करेगा। राइट, अब ये जो एक्वायरिंग कंपनी है कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा ना, सॉरी एक्वायरी कंपनी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा ना। तो फिर यहाँ पे इसने समझो इसका वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है 500, ये पे कर रहा है 800, जो बचा हुआ है ना 300, दैट इज माई गुडविल, दैट इज माई गुडविल। ठीक है। अभी रिसेंट एग्जांपल बोलूं, वेरांडा कंपनी करके सुना है क्या, सॉरी कोचिंग बीबी सुना है, बीबी वर्चुअल्स, बीबी वर्चुअल्स सुना है क्या? यस सर। हम्म, उसका एक एक्विजिशन हो गया, ये भी सुना होगा एक्विजिशन वाला। एक वेरांडा कंपनी करके है, लर्निंग सॉल्यूशंस, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। ये चेन्नई बेस्ड कंपनी जो है ना, यहाँ पे एक्वायर कर रहा है किसको, बीबी वर्चुअल्स को। फिर जेके शाह, जेके शाह भी सुना होगा, कहीं ना कहीं मुंबई में मुंबई में फेमस क्लासेस है। और थर्ड एक और कंपनी है नवकार इंस्टीट्यूट। राइट, तो फिर यहाँ पे बीबी लिमिटेड ये तीनों को एक्वायर कर रहा है। बीबी लिमिटेड में 51% स्टेक ले रहा है। राइट, 51% स्टेक ले रहा है। सेकंड, यहाँ पे नवकार का 65 ले रहा है, एंड जेके शाह 100% जो है ना एक्वायर हो गया, 100% एक्वायर हो गया। तो यहाँ पे मेरा बताने का ये पर्पस क्या है, यहाँ पे बीपी लिमिटेड को कितने में ले रहा है देखो ना, 126.2 करोड़, 126.2 करोड़। तो फिर यहाँ पे क्या किया होगा उन्होंने, उन्होंने नेट एसेट्स कंप्यूट किया होगा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स यानी असेट्स माइनस लायबिलिटी किया होगा। राइट, उनका नेट एसेट्स आएगा। लेकिन यहाँ पे वेरांडा कंपनी कितना दे रहा है, 126.2 करोड़, 126.2 करोड़ दे रहा है। तो फिर इनका अगर समझो 100 करोड़ का भी नेट एसेट्स होगा, तो फिर बचा हुआ जो ऊपर का 26.2 है ना, दैट विल बी गुडविल। राइट, मेरे हिसाब से इतने इसमें से मेजोरिटी ऑफ पार्ट इज गुडविल 126.2 करोड़ में। ठीक है। अगर तुम्हें ये बिजनेस केस स्टडी अच्छा है, मतलब केस स्टडी बहुत सही है, रीड करना है तो कर सकते हो। ये अभी रिसेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, तीन कंपनी हो रहा है, कौन सा था बताया ना, एक वेरांडा कंपनी में हो रहा है। चलो गुडविल है, गुडविल वाला समझा। जब एक्वायरिंग कंपनी दैट इज एक्वायरर पेस मोर देन दी अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल। चलो नेक्स्ट थिंग विल बी बार्गेन परचेस, नेक्स्ट थिंग विल बी बार्गेन परचेस। अब बार्गेन परचेस इज नथिंग बट कैपिटल रिजर्व, इज नथिंग बट कैपिटल रिजर्व। यानी क्या, यानी क्या, समझो ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड को पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है। पीपी लिमिटेड पीसी कितना पे कर रहा है, 500 करोड़। ठीक है, और ए लिमिटेड का जो नेट असेट्स है, नेट असेट्स इज 600 करोड़। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए लिमिटेड का जो नेट असेट्स है वो 600 करोड़ का वैल्यूएशन है, बट पे कितना कर रहा है, 500 करोड़। यानी ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज नथिंग बट कैपिटल रिजर्व या बार्गेन परचेस, इसको बोलते हैं बार्गेन परचेस एज पर इंडिया 103। तो कोई भी कंपनी लॉस में जा रहा है, राइट, लॉस में जा रहा है, यहाँ पे लॉस में ही जा रहा है ना, उसका असेट कितना है 600, बट पे कितना कर रहा है 500। राइट, लॉस में जा रहा है, तो फिर जो भी डिफरेंस है नेट असेट्स माइनस जो परचेज कंसिडरेशन है वो मेरा क्या रहेगा, कैपिटल रिजर्व रहेगा। बट इन डेस 103 जो है ना, वो स्पेसिफिकली बोलता है कि ये वाला जो सिचुएशन है बहुत ही रेयर सिचुएशन है। राइट, बहुत ही रेयर सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी कंपनी अपना लॉस में बेच रहा है। बरोबर ना, कोई भी कंपनी अपना कंपनी को लॉस में क्यों बेचेगा। तो बार्गेन परचेस जब भी होगा, तो यहाँ पे फिर से रीअसेस करना पड़ेगा क्या, बार्गेन परचेस कब भी हो, जब भी होगा, द एंटिटी विल रीअसेस, एंटिटी जो है ना, एंटिटी विल रीअसेस द सिचुएशन कि क्यों यहाँ पे कम में बेच रहे हैं। राइट, अब रीअसेसमेंट के बाद उनको रीजन पता चल गया। ठीक है, रीअसेसमेंट के बाद उनको अगर समझो रीजन पता चल गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बार्गेन परचेस है ना, बार्गेन परचेस, इसको डिस्क्लोज करेंगे हम इन ओसीआई।
अदर कॉम्प्रिहेंसिव में डिस्क्लोज करेंगे, एंड ओसीआई अल्टीमेटली अदर इक्विटी में ही जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर रीजंस पता नहीं चला, अगर मुझे रीजंस पता नहीं चला कि क्यों हमारा बार्गेन परचेस है, राइट, क्यों हमारा बार्गेन परचेस है, वो रीजन पता नहीं चला, तो उस केस में इसको डायरेक्टली अदर इक्विटी के अंडर डिस्क्लोज करेंगे, डायरेक्टली अदर इक्विटी के अंडर डिस्क्लोज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बार्गेन परचेस होना बहुत ही रेयर सिचुएशन है, रेयर टू रेयर सिचुएशन है, जहाँ पे कोई कंपनी दूसरे कंपनी को लॉसेस में सेल ऑफ कर रहा है। अब कब हो सकता है ऐसा, कंपनी ऐसा कब हो सकता है, जब भी समझो गवर्नमेंट का प्रेशर है, राइट, गवर्नमेंट का प्रेशर है कि सेल ऑफ करे, या कंपनी बहुत ही लॉसेस में चल रहा है, कंपनी जो है ना लॉसेस में चल रहा है, और कंपनी को दूसरा कंपनी एक्वायर कर रहा है एट दी डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। ये दो सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे जो है ना कंपनी अपने कंपनी को लॉसेस में दे रहा है। तो यहाँ पे अगर सिचुएशन तुमको पता चल रहा है, और ये जो है ना तुमको रीजंस पता चल रहा है कि ये रीजंस है हमारे जो एंटिटी में बार्गेन परचेस आने हैं, मतलब आफ्टर द एक्विजिशन, तो उस केस में जो है ना ओसीआई में डिस्क्लोज करो अंडर अंडर द अदर इक्विटी। अगर रीजंस नहीं पता चला तो फिर उस केस में अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। इज दैट क्लियर, बताओ। आ जाओ, तुमको रीड करवा लेता हूँ मैं कंसेप्ट नोट से। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल एंड बार्गेन परचेस, कंसिडरेशन ट्रांसफर यानी कि अब मेरा पीसी होगा प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये बता दूंगा मैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब कंट्रोल अदर देन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये बता दूंगा। ठीक है, ये ऐड करेंगे, ये एक स्टेटमेंट है। एक्विजिशन डेट, फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायरी प्रीवियसली हेल्ड इन द इक्विटी इंटरेस्ट। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स वगैरह, ये सब लेस करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी माई गुडविल। ठीक है, ये वाला जो ये जो अदर कंपोनेंट्स है वो पढ़ना बाकी है, हम पीसी के बेसिस में मेजरली कंप्यूट किया आपने। अब बार्गेन परचेस जब होगा ना, बार्गेन परचेस इज अकाउंटेड व्हेन सम टोटल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एंड एक्सीड एंड एनसीआई, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एक्सीड्स द कंसिडरेशन ट्रांसफर। ठीक है, बार्गेन परचेस कब आएगा, जब मेरा जो नेट एसेट्स है एंड एनसीआई जो ना वो एक्सीड करेगा देन द कंसिडरेशन ट्रांसफर। तो इन केस बार्गेन परचेस, द एक्वायरर शुड reassess whether it has correctly identified all the assets acquired and all the liability assumed। यहाँ पे जब भी बार्गेन परचेस आएगा तो रीअसेस करना पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे इंडियाज 103 जो है ना वो स्पेसिफिकली बोल रहा है, रीअसेसमेंट में अगर कंफर्म कर दिया कि बार्गेन परचेस है, तो फिर गेन शैल बी रिकग्नाइज्ड इन इक्विटी एज कैपिटल रिजर्व रूटेड थ्रू ओसीआई, यानी क्या ओसीआई के थ्रू हम क्या करेंगे, अदर इक्विटी में डिस्क्लोज करेंगे ऑन द एक्विजिशन डेट। ठीक है, इफ रीजंस कैन नॉट बी डिस्क्लोज, रीजंस पता नहीं चला, तो फिर कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली हम इक्विटी में अदर इक्विटी में डिस्क्लोज करेंगे। इज दैट क्लियर, बोलो। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन वाला मेथड बोल रहे हैं, हम अगर रीजंस पता है तो फिर ओसीआई के थ्रू हम अदर इक्विटी में लेके जाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली अदर इक्विटी में लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, बताओ। यस सर। पक्का। चलो, क्लियर। हमने सात सात स्टेप क्या क्या किया था, जल्दी जल्दी बताओ, 2 मिनट बचा है, फटाफट। Identification of acquirer, ओके, then date of acquisition, ओके, purchase consideration, ओके, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, assets and राइट। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल एंड बार्गेन परचेस। हाँ bargaining। दिस 6 स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया यार ये 6 स्टेप्स। हम्म, देखो तो, एक्वायरर एक्विजिशन डेट, फिर परचेस कंसिडरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, डिटरमाइनिंग गुडविल और बार्गेन परचेस। ठीक है, अब आगे हम जो नेक्स्ट सेशन है ना इसमें हम स्पेशल ट्रांजेक्शन जो है ना वो देख लेंगे, और साथ साथ में जो भी हमने पढ़ा था अभी तक, जो पीसी है, फिर उसके बाद जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।